आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के 9वें पद्यांश या यूँ कहें कि 9वें दोहे की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 8 दोहे की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस दोहे की व्याख्या और इस दोहे पर आधारित आपकी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस दोहे को पढ़ते हैं और इस दोहे में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर हम लोग व्याख्या करते हैं। मंत्री सरल है, ऐसे ही रहेगा। राजा जो होता है उसके मंत्री होते हैं तो ऐसे ही रहेगा। गुरु सरल है, ऐसे ही रहेगा। जो आपको शिक्षा देते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, गुरु ऐसे ही रहेगा। ठीक है। आरु माने और। ठीक है। वैद यानी कि वैद्य, जिसको आप चिकित्सक कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, तो हम सीधे सीधे इसको वैद्य ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वैद मतलब वैद्य। जो को बदल के कर लीजिए यदि। प्रिय, देखिए प्रिय अपने आप में सरल है। आप प्रिय भी कह सकते हैं, मीठा भी कह सकते हैं। ठीक है। तो प्रिय भी सरल है, चाहे प्रिय कह लीजिएगा चाहे मीठा कह लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे। बोलहि मतलब बोलते हैं या कहते हैं, बोलते हैं या कहते हैं, जैसा वाक्य में बैठ जाए। ठीक है। भय मतलब भय से या भयवश या डर से या डर के कारण, जैसा आपके वाक्य में बैठे हम लोग बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। भय माने डर होता है, आपको पता ही है। आस, देखिए आस का वैसे तो मतलब होता है आशा। आस मतलब आशा, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा बदल के इसको लिखेंगे स्वार्थ की आशा। ठीक है। राज मतलब राज्य, जो राजा का राज्य होता है तो उसी की बात हो रही, तो राज माने राज्य। धर्म माने धर्म। तन माने शरीर। ठीक है। तीन मतलब तीनों। आप देख रहे हैं बगल में जो तीनों दिया है, इसी की बात हो रही है, तीनों। कर माने का। होय मतलब हो जाता है। बेगही मतलब शीघ्रता से या अत्यंत जल्दी ही, तो शीघ्रता मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं। नाश मतलब विनाश या नष्ट होना, जिसको आप कहते हैं विनाश। ठीक है। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग दोनों लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहावली शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आपको पता है कि प्रसंग में हम वही चीज़ लिखते हैं जो व्याख्या में बताई गई होती है। तो क्या बताया गया है, चलिए देख लेते हैं, लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंत्री गुरु और वैद्य द्वारा सही बात न कहने पर उसके पड़ने वाले प्रभाव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा।
आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहे में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अब आ जाइए दोहे पर। कहते हैं यदि मंत्री कामा गुरु और वैद्य डरवश या स्वार्थ की आशा में हित की बात न कहकर, इतना आपने जोड़िए, हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, अर्थात हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ऐसे मंत्री के कारण राज्य, गुरु के कारण धर्म और वैद्य के कारण शरीर, तीनों का अत्यंत शीघ्र ही विनाश हो जाता है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब इस दोहे के काव्य सौंदर्य और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि हम लोग इस दोहे में रस की बात करें तो शांत रस है। यदि छंद की बात करें तो ये दोहा छंद है। और यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार और यथाक्रम अलंकार है। क्यों है, जरा सा देख लेते हैं। आप देखे रहेंगे तो भूलेगा नहीं, आपको देखते याद आ जाएगा कि कौन सा अलंकार है, क्योंकि अलंकार से हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो जरा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आस नास तो अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है, आस नास अंत्यानुप्रास अलंकार। अब दूसरा है यथाक्रम अलंकार। देखिए यथाक्रम अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर कुछ वस्तुएं जो पहले दी गई होती हैं उसी का वर्णन क्रम से फिर दोबारा होता है, दोबारा किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मंत्री, गुरु और वैद्य की बात की जा रही है, ठीक है, और बाद में इनका वर्णन भी किया जा रहा है कि देखिए मंत्री के कारण राज्य, गुरु के कारण धर्म और वैद्य के कारण तन। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें आए कि जो चीज़ें पहले दी रहें और फिर उन्हीं का उसी क्रम में व्याख्या भी किया जाए, तो वहाँ पर यथाक्रम जो अलंकार होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यदि हम लोग इस दोहे की भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। चलिए अब इस दोहे पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न पूछता कैसे है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछेगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे, लेकिन वो 5 प्रश्न ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को समझ लिया है तो आप कहीं से भी प्रश्न पूछे आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं एक एक प्रश्न को पढ़ता हूँ और इसका उत्तर भी बताने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न है, मंत्री, वैद्य और गुरु, ठीक है। उत्तर देते समय इनका क्रम ध्यान रखिएगा। गुरु के हाँ में हाँ मिलाने से क्या अहित हो सकता है। बहुत ही सरल है, आप उत्तर डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, मंत्री, वैद्य और गुरु के हाँ में हाँ मिलाने से राज्य, शरीर और धर्म तीनों का अत्यंत शीघ्रता से विनाश हो सकता है। और पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। राजा, शिष्य तथा रोगी को किसके परामर्श का सदैव सम्मान करना चाहिए। बहुत ही सरल उत्तर है, आप लिखेंगे उत्तर डाल के, राजा को मंत्री के, शिष्य को गुरु के
तथा रोगी को वैद्य के परामर्श का सदैव सम्मान करना चाहिए। ठीक है, दूसरे का भी उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर कौन प्रिय वाणी बोलता है? तो इसका भी उत्तर सही आप लिखेंगे, स्वार्थ के वशीभूत होकर मंत्री, वैद्य और गुरु प्रिय वाणी बोलता है, और इसका भी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो मैंने बताया कि इसमें दो अलंकार हैं, यथाक्रम अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, और इस तरह से इसका भी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लास्ट प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रेखांकित अंश कहाँ पर है और उसके बारे में फिर विचार करते हैं। देखिए, यदि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर अंडरलाइन है, रेखांकित अंश है। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि आपको भले ही एक लाइन की व्याख्या करने के लिए कह रहा है, लेकिन दोहे में सिर्फ दो ही लाइन है। ऐसे में यदि आप एक ही लाइन की व्याख्या लिखेंगे ना तो पढ़ने में अटपटा लगेगा और अधूरा लगेगा, भले ही आपका उत्तर सही है। ऐसी स्थिति में हम लोग दोनों लाइन की व्याख्या करेंगे। ठीक है, बस ध्यान आपको क्या देना है कि जब आप अंडरलाइन की व्याख्या करने लगिए, पहले इसकी व्याख्या करेंगे, उसके बाद जब अंडरलाइन वाली व्याख्या करेंगे तो इसको अलग पेन से लिखेंगे। यदि इसको नीली से लिख रहे हैं तो इसको काली से लिख देंगे, इसको काली से लिख रहे हैं तो इसको नीली से कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि ये जो अलग रंग से है इसकी व्याख्या की गई है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों लाइन की व्याख्या लिखिए और जहाँ तक आप इसकी व्याख्या करिए उतनी व्याख्या को इसी तरह से अंडरलाइन भी कर दीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।